दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कल हमने बात की थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक की। आज हम उसके आगे की बात करेंगे। आज हम उठा रहे हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला सवाल आपको क्या दिख रहा है? A:B बराबर कितना है? A:B बराबर दे रहा है 2:3, B:C बराबर 2:3। आपको निकालना क्या है? A, B एंड C। अब आप देखिए A अनुपात B का मान कितना दिया है? 2:3। और B अनुपात C का मान भी कितना दिया हुआ है? 2:3। अब यहां पर आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है B। मतलब B की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। B की वैल्यू ऊपर वाले में कितनी है? 3 है। नीचे वाले में कितनी है? 2 है। अगर हमें दोनों चीजों को बराबर करना है तो मैंने कल आपको यह बात बताई थी कि दोनों का एलसीएम लेना चाहिए। 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले में नीचे वाले मान का गुणा और नीचे वाले में ऊपर वाले मान का गुणा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अब जो मान हो गया है वो A अनुपात B बराबर हो गया है 4:6 और B अनुपात C बराबर हो गया है 6:9। अब ये दोनों चीजें आपस में बराबर हो चुकी हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि A अनुपात B अनुपात C इज इक्वल टू 4:6:9 और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है A अनुपात B बराबर 3:5, B अनुपात C बराबर 2:3, C अनुपात D बराबर 5:3, D अनुपात E बराबर 3:2 और आपसे पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E का मान। ये मामला किसका है? सीरीज का। कल हमने इस पर बहुत डिटेल में चर्चा की थी। A अनुपात B बराबर कितना दिया हुआ है? 3:5। B अनुपात C बराबर कितना दिया हुआ है? 2:3। C अनुपात D बराबर कितना दिया हुआ है? 5:3 और D अनुपात E बराबर कितना दिया हुआ है? 3:2। मैंने कल आपको इसमें बताया था। यहां पर आप गौर से देखिए A और E, एक लेफ्ट साइड अकेला है, एक राइट साइड अकेला है। मतलब A की वैल्यू के लिए हमें इन सारी संख्याओं का गुणा करना है और E की वैल्यू के लिए हमें इन सारी संख्याओं का गुणा करना है। B और बाकी के लिए BCD के लिए हमें क्या करना है? लेफ्ट से शुरू करके नीचे जाना है, फिर राइट में चले जाना है और तब तक चलते रहना जब तक हमें वही चीज दोबारा मिल नहीं जाती। मतलब B का हमने स्टार्ट किया, नीचे गए, जब तक B नहीं मिल गया तब तक हम चलते रहे। C का स्टार्ट किया, नीचे गए, अगली लाइन पे गए, जब हमें C मिल गया वहीं पर हम रुक गए। अब यहाँ पर A की वैल्यू अगर मैं देखूं तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। 5 दूनी 10, 3 त्रिकाई 9, मतलब बाप के मान कितना हो जाएगा? 90। अगर मैं E की बात करूं, E भी अकेला है, इसका मान कितना हो जाएगा? 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, इसका भी मान कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। B की बात करूं तो B का लेफ्ट शुरू कहां से होगा? 2 से। मतलब 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। अगर मैं C की बात करूं, C ये 5 से शुरू होगा तो मान कितना हो जाएगा? 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, स्क्वायर हो गया 225। अब हम अगर D की बात करें, D कहां से स्टार्ट होगा? D स्टार्ट होगा 3 से। 3 की बात अगर करेंगे तो 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 और 27 पंचे 135। मतलब अगर मैं बात करूंगा तो A इज टू B इज टू C इज टू D इज टू E इज इक्वल टू हो जाएगा 90 अनुपात 150 अनुपात 225 अनुपात 135 अनुपात 90। सारी संख्याएं 5 से कट रही हैं। ये 18, ये 30, ये 45, ये 27, ये अगेन 18। अब सारी की सारी संख्याएं 3 से भी कट रही हैं तो 3 छके 18, ये 10, ये 15, ये 9 और ये 6। अब कोई संख्या किसी से कटेगी क्या? नहीं। 3 से ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी। 2 से ये दोनों कट जाएंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि A इज टू B इज टू C इज टू E D इज टू E का मान हो जाएगा 6 अनुपात 10 अनुपात 15 अनुपात 9 अनुपात 6। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे कह रहा है A इज टू B इज टू C बराबर है
2:3:4 और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 1/a:1/b:1/c। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4। हम पेस्ट कर देते हैं वहां पर 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4। कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर वैल्यूज फ्रैक्शन में दी गई हो तो हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। मतलब अगर मैं 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालना चाहूं तो 4 के अंदर 2 पहले से शामिल है, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 2 छक्के 12, 6 एकम 6, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1/a:1/b:1/c वैल्यू कितनी हो जाएगी 6:4:3 और यही आपके सवाल का जवाब है। कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर किसी के दिमाग में ये 12 आ रहा हो तो 6/12 अनुपाते 4/12 अनुपाते 3/12 होगा तो ये 12 क्या हो जाएगा कैंसिल और फाइनली जो हमारी वैल्यू बचेगी वो बचेगी 6:4:3। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये देखिए मामला कहां पहुंच गया, पति और पत्नी के बीच का। अब पति और पत्नी के बीच का तो मैंने आपको ये बात बताई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है 3a=5b। मतलब यहां से आप ये कह सकते हो कि a अनुपाते b बराबर हो जाएगा 5:3। a की निगाह 5 पर, b की निगाह 3 पर। आगे आपको क्या बन रहा है 5b बराबर 3c। मतलब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि b अनुपाते c बराबर हो जाएगा 3:5। अब यहां पर आप देखिए ये क्यों, b की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की निगाह 3 पे रहेगी, c की निगाह 5 पे रहेगी। यहां दोनों में कॉमन क्या है, b कॉमन है। b की वैल्यू यहां कितनी है 3, यहां भी कितनी है 3। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि a:b:c बैलेंसिंग की आवश्यकता ही नहीं है, 5:3:5 और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बहुत ही खूबसूरत सवाल। एक बात मैं आपको बता दूं, आपने छोटी कक्षाओं में ये बात पढ़ी भी होगी, योगानुपात और योगांतरानुपात। मतलब मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि अगर सपोज मान लीजिए दिया हुआ है a/b बराबर c/d बराबर 2/3। योगानुपात हमसे क्या कहता है कि अगर मैं अंश और अंश को जोड़ूं, हर और हर को जोड़ूं तो ये मान भी 2/3 होना चाहिए, वैल्यू इसी के बराबर होगी। कैसे होगी देखिए जरा, अगर a और c की वैल्यू कितनी है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है और इसकी भी 3 है। मतलब ये मामला कितना हो गया 4/6। आप हटोगे तो कितना हो जाएगा 2/3। मतलब ये कहना चाह रहा है ये योगानुपात कि अगर इसकी वैल्यू ये है मतलब 2/3 है तो ऊपर के अंशों का योग और हरों के योग का मान भी 2/3 ही होगा। अब यहाँ पे हमारे सवाल में क्या बोल रहा है, अगर मैं इसको योगानुपात के हिसाब से देखूं तो पूरा मामला क्या हो जाएगा, अगर मैं अंशों को जोड़ूंगा तो a + b + c। अब यहाँ क्या होगा b + c - a प्लस a + c - b प्लस a + b - c और इसकी वैल्यू अगर k के बराबर है तो इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होनी चाहिए, k के बराबर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर -a और +a कैंसिल, यहाँ पर +c और -c ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब ऊपर हमारे पास क्या बचा हुआ है, ऊपर तो हमारे पास a + b + c है ही और नीचे हमारे पास क्या बचा a b और c। मतलब नीचे भी क्या बचा a + b + c। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसके बराबर k है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है ये देख लीजिए। सवाल में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। सवाल एक्चुअली ये था, ये मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं। एक सवाल ये है x + y का होल स्क्वायर अपॉन x² - y²। एक इसको भी कर लेते हैं और एक ऊपर को भी कर लेते हैं। सवाल में आपको कह रहा है कि x + y अपॉन x - y बराबर 4/1। मतलब आप ये कह सकते हो कि x + y की वैल्यू 4 है और x - y की वैल्यू 1 है। अब देखिए अगर मैं इस फॉर्मेट की बात करूं तो x + y का होल स्क्वायर मतलब x + y इंटू x + y और x² - y² की बात करूं तो x + y इंटू x - y।
ये x प्लस वाई, ये x प्लस वाई कैंसिल है, मतलब बचेगा क्या, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और चूंकि x प्लस वाई की वैल्यू 4 है, x माइनस वाई की वैल्यू मतलब वैल्यू हो जाएगी 4/1, या आप इसको कह सकते हैं 4:1। ये तो बात हो गई इस सवाल की, इसकी। लेकिन अगर मामला ऐसा हो, अगर मामला ऐसा है तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि x प्लस वाई की वैल्यू ही 4 है और x माइनस वैल्यू की कितनी है, 1 है। अब अगर इस तरह का कोई सवाल आता है जब दो इक्वेशन मिलते हैं, तो कल मैंने आपको ये बताया था कि अगर धन धन वाले का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग, और अगर ऋण वाले की वैल्यू निकालनी है जिस जो संख्या एक में धनात्मक है और एक में ऋणात्मक है, तो उसमें दोनों को घटा करके 2 का भाग। मतलब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि x की वैल्यू 4-1/2 और y की वैल्यू कितनी होगी, 4-1/2, मतलब इसकी वैल्यू होगी 5/2 और इसकी वैल्यू होगी 3/2। ये x और y की वैल्यू होगी। अब अगर मैं इसमें पेस्ट करूं तो क्या हो जाएगा मामला, 4/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर अपॉन 4/2 का स्क्वायर और माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16/4 प्लस 9/4 अपॉन 16/4 माइनस 9/4। इसको अगर मैं हल करता हूं तो ये है 25/4 और ये है 7/4, 4 से 4 कैंसिल, मतलब वैल्यू हो जाएगी 25/7, और ये होगा आपके इस सवाल का जवाब। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है 8,900 is divided among A, B and C in the ratio of 1/4, 2/5 and 5/6. Then the difference between the largest and the smallest part will be. अब एक चीज ये देखिए, यहां पर कुल मिलाकर के दिया हुआ है कि A अनुपाते B अनुपाते C बराबर है 1/4 अनुपाते 2/5 अनुपाते 5/6। अभी पिछले एक दो सवाल पहले ही हमने ये देखा कि जब मामला फ्रैक्शन का हो तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 4 और 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए यहाँ से 2 और 2 दोनों में कॉमन है, 2 को बाहर कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 यानी 60, इसकी वैल्यू हो गई 60। भाग देंगे 15, 15 एक कम 15, 12, 12 दूनी 24, 10, 10 पना 50। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि A इज टू B इज टू C का मान हो जाएगा 15:24:50। अब आपको क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, और इन तीनों का सम कितना है, सम दिया हुआ है 8,900। तो अब आप देखिए 15 + 24 + 60 की वैल्यू कितनी है 8,900, मतलब 89 इज इक्वल टू 8900, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1:100, 1 इज इक्वल टू कितना है 100। अब आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट के बीच का डिफरेंस, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो कितना आ जाएगा 35, तो सीधी सी बात है कि 35 की वैल्यू हो जाएगी 3500, और यही आपके सवाल का जवाब है। बहुत ही सिंपल से सवाल अभी हमने उठाए हैं क्योंकि अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल फिर वही है, A अनुपाते B बराबर 3:4, B अनुपाते C बराबर 5:7, C अनुपाते D बराबर 8:9, देन A अनुपाते D बराबर। अब यहाँ पर मेन चीज है कि अभी तक आप जो ग्राफिक्स बना करके अगर कुछ बच्चे करते रहे हो तो वो मैं आपको बता दूं कि अगर कभी सवाल ऐसा आ जाता है तो डायरेक्ट लगाने में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि पिक्चर आपको पूरी बनानी पड़ेगी। अगर मेरे से पूछा जाता तो मैं डायरेक्ट इसका बोल देता 5 × 15 = 120 और 4 × 7 = 28, 28 नैया 20 नैया 180, 8 नाम 72, मतलब कितना हो जाता है ये 192। अगर इसको काटेंगे 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 32, 4 × 3 = 12, 30, फिर इसके बाद ये 6 से कट जाएगा, 6 × 5 = 30, 6 × 8 = 48, मतलब वैल्यू कितनी हो जाती 5:8। अब देखिए मैंने किया क्या, मैंने ये किया कि A अनुपाते B बराबर दिया हुआ है 3:4, B अनुपाते C बराबर दिया हुआ है 5:7 और C अनुपाते D बराबर दिया हुआ है 8:9। अब हमसे पूछा क्या गया है, A अनुपाते D बराबर क्या होगा। अब देखिए A सिंगल D सिंगल, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो सिंगल्स है जिस तरफ है उस तरफ की सारी संख्याओं का गुणा, मतलब A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 3 × 5 × 8, मतलब 120।
ठीक इसी तरीके से डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 7 इंटू 9, 4 सत्ते 28, 20 नहीं है 180, 180 और 72, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, जोड़ने में गड़बड़ हो गई है, ये 252 था। 4 सत्ते 28, 28 नहीं है 252, मतलब क्या हो गया मामला, मतलब ये हो गया कि 120 अनुपाते 252। अब अगर आप इसको 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12 30, 4 छांग 24, 4 तिहाई 12 63, 3 दहम 30, कितना हो जाएगा 21। और यही आपके सवाल का जवाब है, क्योंकि अभी आगे कट नहीं रहा। यहाँ 192 आ गया था, एक्चुअली जोड़ने में थोड़ी सी गलती हो गई, 20 नहीं है 180 था और मैंने उसको 120 में 72 जोड़ दिया था। गुणा करने में ये बात याद रखिए, जैसे मान लीजिए कि 28 में हमें 9 का गुणा करना, कैसे करते हैं, पहले 20 में 9 का कर दिया तो कितना आ गया 180, 8 में 9 का गुणा कर दिया कितना आ गया 72, और इसका सम कितना हो गया 252। करते टाइम पे 180 की जगह शायद मैंने 120 कर दिया, जिसकी वजह से ये सवाल गड़बड़ हुआ, लेकिन फाइनल आंसर आपका है 10:21। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, यदि तीन संख्याओं if three numbers are in the ratio of 1/2, 2/3 and 3/4 respectively, the difference between the largest and the smallest number is 45, then the middle number। फिर वही बात है, सिंपल सी अभी अभी की बात की, जिसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस पूछा हुआ था। आपको बोला जा रहा है 1/2, 2/3, 3/4, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ये 6, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, मतलब 6 अनुपाते 8 अनुपाते 9। अब आपको क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये वास्तव हो गया 6 अनुपाते 8 अनुपाते 9। लार्जेस्ट कितना है 9, स्मॉलेस्ट कितना है 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3। अब 3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 45, मतलब 3 इज इक्वल टू 45, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। अब आपसे बीच वाला मिडिल नंबर पूछा हुआ है, तो मिडिल नंबर हो जाएगा 15 गुणे 8, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, और यही आपके इस सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बढ़िया सवाल है। सवाल आपको बोल रहा है a varies inversely to the square of b such that if a is equal to 1, b is equal to 2, now if b is equal to 6, then find the value of a। सवाल जो आपसे कह रहा है वो ये है कि a इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, b के, ये है सवाल। जब आप इसको हटाएंगे, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो a समानुपात कितना लिखते हैं हम b का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी दी हुई है, पहले तो ये समानुपात को हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट फैक्टर ले लेते हैं के। अब यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 2, ये 1 हो गया, ये k हो गया, और ये कितना हो गया 1/4। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 4। ये आपका सवाल है। अब आपको सवाल में कह रहा है सब मामला सारा कुछ यही है, लेकिन अब b की वैल्यू कितनी है 6 है, तो अब हम क्या करेंगे a बराबर a की वैल्यू कितनी है 1 की तो निकाल ली, k की वैल्यू कितनी निकाल चुके 4, इसका स्क्वायर मतलब a इज इक्वल टू 4 1/36, काटेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल हमसे कह रहा है ए बी तथा सी के बीच कुछ धन इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 5 गुना, सी के भाग का 2 गुना आपस में बराबर है। फिर यही पति और पत्नी वाली बात, ए के भाग का 4 गुना मतलब 4 है, बी के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 5 गुना मतलब 5b, सी के भाग का 2 गुना मतलब 2c। अब यहाँ ध्यान रखिएगा 4 पत्नी ए पति, 5 पत्नी बी पति, 2 पत्नी सी पति। अब अगर मैं इसको बराबर कर दूं, ये दोनों बराबर है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ ए एंड बी एंड सी। अब देखिए a अनुपाते b अनुपाते c। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपनी की छोड़ के बाकी सबका, मतलब 5 गुणे 2। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 गुणे 2। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 गुणे 5, मतलब ये पूरा मामला कितना हो गया 10 अनुपाते 8 अनुपाते 20, 2 से कट रहा है, ये 5 ये 4 ये 10, मतलब फाइनली a अनुपाते b अनुपाते c बराबर हो जाएगा 5 अनुपाते 4 अनुपाते 10। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
बढ़िया सवाल। इसमें परसेंटेज भी है, इसमें डेसिमल भी है और इसमें फ्रैक्शन भी है। जब कभी भी इस तरीके का सवाल आ जाए, पहली बात तो यहां पर एक बात समझने की है, सवाल आपको कह रहा है कि if 33 whole 1/3% of A, 1.5 of B and 1/8 of C are equal, then the value of A is to B is to C is। मतलब सवाल में ये कह रहा है कि A का 33 सही 1/3% A का, B का कितना है 1.5 B का, और C का कितना है 1/8 C का। अब देखिए, या तो हम इन तीनों चीजों को किस में बदल दें, या तो हम इन तीनों चीजों को बदल दें संख्याओं में, और या तो हम इन तीनों चीजों को बदल दें फ्रैक्शन में, या तो हम इन तीनों चीजों को बदल दें डेसिमल में, तो फिर बाकी हम बैलेंसिंग करके सवाल को लगा सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति, अब इसको हम बदल किस में सकते हैं, भाई ये डेसिमल में है, इसको भी हम डेसिमल में कर सकते हैं, लेकिन जब इसके डेसिमल की बात आएगी थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाएगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बदलने की बात करूं, इसको फ्रैक्शन में बदलने की बात करूं, इसको भी फ्रैक्शन, तीनों फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं भाई, एक बात याद रखिएगा, अभी परसेंटेज में इसके बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे। 33 सही 1/3% का मान कितना होता है 1/3। और अगर मैं 1.5 की बात करूं तो 1.5 का मान कितना होगा 15/10, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1A/3 इज इक्वल टू 3B/2 इज इक्वल टू 1C/8। अब फिर मामला किसका हो गया, अब मामला हो गया पत्नी और बच्चे का भी, बच्चा खुद का, बीवी दूसरे की। मतलब अब यहां पर मैं अगर A की वैल्यू देखूं, A इज टू B इज टू C, तो A के लिए बच्चा तो इसका 3 है, तो 3 इज टू पत्नी इसकी 3 इज टू 1। अगर मैं B की वैल्यू देखूं तो यहां से इसकी 1, इसकी 2 और इसकी 1। अगर मैं C की वैल्यू देखूं तो यहाँ की 1, यहाँ की 3 और यहाँ की कितनी है 8। अब आप देख लीजिए, 3 त्रिकाई 9, 2 एकम 2, 8 त्रिक 24। अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई भी डाटा ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से कट हो रहा हो। हाँ, एक बात जरूर है, अगर अपने से केवल A अनुपात C पूछा होता तो वैल्यू कितनी हो जाती 3:8। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, प्रोपोर्शन का सवाल। प्रोपोर्शन में कल मैंने आपको बताया था कि अंत पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। यहां इस सवाल में देखिए, सवाल आपको क्या कह रहा है, √2 इज टू 1 प्लस √3। अब प्रोपोर्शन को हम बराबर भी लिख सकते हैं, √6 इज टू x। अब इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई बराबर होना चाहिए। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि √2 इंटू एक्स बराबर √6 1 प्लस √3। ये पूरा मामला हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी √6 1 प्लस √3 अपॉन √2। √2 से √6 को कैंसिल करेंगे तो बचेगा कितना √3। √3 का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देंगे तो √3, और √3 का मल्टीप्लिकेशन जब √3 के साथ होगा तो वैल्यू आ जाएगी 3। मतलब मैं ये कह सकता हूँ वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस √3, और यही आपके इस सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, काफी खूबसूरत सवाल है, बढ़िया सवाल है, कुछ सीखने के लिए आपको देगा। सवाल आपको ये कह रहा है A इज टू B इज टू C बराबर है √3 इज टू √2 इज टू 4। अब आपको बोल रहा है कि यदि C बराबर कितना हो जाए √3 तो A बराबर क्या होगा। मतलब बात किसकी हो रही है, A और C की। प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया था, मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूं, मान लीजिए यहाँ A पहले लिखा है, C बाद में लिखा है, मतलब A अनुपात C, और यहां पर भी कितना है A अनुपात C, यही तो है। अब A की वैल्यू आपको पता नहीं तो इसको x मान लीजिए। यहां पर A की वैल्यू कितनी है √3 है, C की वैल्यू कितनी है 4 है, बराबर यहां पर A की वैल्यू को आप कितना ले रहे हो x, और C की वैल्यू को आप कितना ले रहे हो √3, फिर वही यही मामला बनेगा। अब ये कितना हो गया √3 और √3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 4x, या x की वैल्यू हो जाएगी 3/4, और यही आपके सवाल का जवाब है।
काफी बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा सोचना चाहिए आपको कि इसमें जब a की वैल्यू निकालनी है तो क्यों ना हम a की वैल्यू को x मान लें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये वाला सवाल हमसे क्या कह रहा है, a बटे b बराबर 1/3, b बटे c बराबर 2, c बटे d बराबर 2। ध्यान रखिएगा यहाँ कुछ नहीं है, c बटे d बराबर। अब एक चीज देखिए, यहाँ आपको ये कह रहा है कि a अनुपाते b बराबर है 1/3। अब अगर एक बात देखिए, b बटे c बराबर कितना लिखा हुआ है 2, तो मैं 2 को 2/1 तो लिख ही सकता हूं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि b अनुपाते c बराबर हो जाएगा 2/1। फिर क्या बोल रहा है, c अनुपाते d बराबर कितना है 1/2। फिर क्या बोल रहा है, d अनुपाते e, अगेन 3 ही बार लिखा हुआ तो इसको 3/1 कर लीजिए। e अनुपाते f बराबर कितना दिया हुआ है 1/4। अब आपको निकालना क्या है, ए बी सी डी ई एफ। निकालना क्या है आपको, निकालना ये वाली वैल्यू है। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे ए बी सी डी और ई एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए की वैल्यू के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार ये बात बता रहा हूं, ए इज इक्वल टू सब इस तरफ का गुणा 1 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 1, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। एफ के लिए सब इस तरफ का गुणा, ये दोनों क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ए लेफ्ट साइड में अकेला है और एफ राइट साइड में अकेला है। अब देखिए डी के लिए, एफ के लिए कितना हो जाएगा 3:1:2:1:4, 3 दूनी 6, 6 चौके 24। बी के लिए मामला कितना हो जाएगा 2 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 3। यहां मुझे 3 मिल गया, बी मिल गया, रुक जाएंगे, 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18। सी के लिए, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से स्टार्ट होगा 1 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 1, इसकी वैल्यू 3 त्रिकाई 9। अब डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू अगर मैं देखूं तो यहां से स्टार्ट होगा, मतलब 3 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 2, ये डी मुझे मिल गया। अब ये इसकी वैल्यू 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18। और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू यहां से स्टार्ट होगी 1 से, तो 1 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6। अब आपसे पूछा गया है ए बी सी अपॉन डी ई एफ, ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू कितनी है 18, सी की वैल्यू कितनी है 9, डी की वैल्यू कितनी है 18, ई की वैल्यू कितनी है 6 और एफ की वैल्यू कितनी है 24। ये 18 से 18 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 3 त्रिकाई 9, 3 8 24, मतलब वैल्यू हो जाएगी 3:8 और यही आपके इस सवाल का जवाब होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, काफी बढ़िया सवाल। इस सवाल को जरा अच्छे से समझिएगा। सवाल आपको कह रहा है कि a अनुपाते b प्लस सी बराबर कितना है 2:3 और b अनुपाते c प्लस a इसके बराबर कितना बोल रहा है 3:4। ये आपका सवाल है। सवाल में आपसे पूछा गया है c अनुपाते a प्लस। इस सवाल में देखिए आप बैलेंसिंग इसकी करेंगे, ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां देखिए अगर ए की वैल्यू को मैं 2 मान लूं, अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं ए की वैल्यू को, मतलब सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और अगर मैं 2 यहाँ रख दूं तो फिर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहां से ये कहूं कि ए की वैल्यू 2 है, अगर ए की वैल्यू आपको सी प्लस ए बराबर कितना दिया हुआ है 4, अगर मैं ए की वैल्यू को 2 मान लूंगा तो सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2। और अगर अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है b प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ 3, अगर c की वैल्यू को 2 रख दिया जाए तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, लेकिन यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 3, मतलब ये पूरा मामला अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ पर आप बैलेंस कर किसको सकते हैं, एक बात सवाल को जरा गौर से देखिए, कोई भी चीज यहाँ पर कॉमन नहीं है। यहाँ अगर a और a होता तो मैं दोनों को बैलेंस कर देता, सवाल लग जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ b प्लस सी है लेकिन यहाँ c प्लस ए है, यहाँ पर भी अगर कुछ होता तो मैं उसे बराबर कर देता, लेकिन मामला ये भी नहीं है। यहाँ जो आपको बैलेंसिंग करनी है, जहाँ ये एक चीज आपको दिख रही है a b और c यहाँ पर भी है, a b और c यहाँ पर भी है। अगर तीनों ही संख्याएं एक हैं तो तीनों का योग दोनों ही जगहों पर समान होना चाहिए।
अब देखिए यहां पर अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। यहां पर अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 7। मतलब अब मुझे इन दोनों को बराबर करना है, और दोनों को बराबर 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है। बराबर करने का तरीका क्या होगा, ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले में, नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले में। मतलब यहां पर आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, 7 को, यहां पर आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, 5 को। मतलब अब मैं ये कह सकता हूं कि a अनुपाते b प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, और b अनुपाते c प्लस a, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20। अब आप खुद देख लीजिए, ऊपर की वैल्यू भी 35 हो गई और नीचे की वैल्यू भी 35 हो गई। अब यहां से आपको मिल गया, क्या मिल गया, a की वैल्यू कितनी है 14, b की वैल्यू कितनी है 15। अब देखिए b प्लस सी का मान कितना है, b प्लस सी का मान कितना है 21, जिसमें से b का मान कितना है 15, मतलब c की वैल्यू 21 माइनस 15 बराबर कितनी हो जाएगी 6। अब अगर यहां भी आप 6 रखो, a की वैल्यू आप 14 और 6 20, मतलब हमारा मामला बैलेंस्ड है। अब हमें यह देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है c इज टू a प्लस बी। मतलब अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये है, c अनुपाते a प्लस बी, c की वैल्यू कितनी है 6 है, अनुपाते a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 14, b की वैल्यू कितनी निकाली है 15। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 6 अनुपाते 29। बहुत ही खूबसूरत सवाल, अभी के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ज्यादातर पूछा जाने वाला सवाल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 2, 3 और 4 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करें। प्रोपोर्शन में पहुंचे पूरा मामला, चतुर्थ समान। कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि प्रोपोर्शन जो होता है वो कुछ इस फॉर्मेट में होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो ऐसी होती है। होने के पीछे का रीजन क्या है, a बटे b बराबर c बटे d। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो a इंटू डी बराबर b इंटू सी। यहां से भी आप करते तो वही आ जाती a इंटू डी बराबर b इंटू सी। अब यहां आप देखिए 2, 3 और 4 का चतुर्थ समानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन आपको निकालना है, मतलब चौथी संख्या आपको निकालनी है। आपको इसको सेट कैसे करना है, अगर सेटिंग की बात की जाए तो 2, 3, 4, 2 अनुपाते 3 समानुपाते 4 अनुपाते x। चौथे पॉइंट को आप कितना मान लीजिए x। अब यहां से अगर आप हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3:4 अपॉन 2, 2 to 4, मतलब 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। ये आपका उत्तर है। अगर आप इसको फॉर्मूले के रूप में देखना चाहें तो मैंने क्या बोला, 2, 3 और 4। इसको अगर मैं a बोलूं, इसको अगर मैं b बोलूं, इसको अगर मैं c बोलूं, तो याद रखिएगा चाहे चतुर्थ समानुपाती बोले और चाहे चतुर्थानुपाती बोले, इसकी वैल्यू होती है b इंटू सी अपॉन ए। ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है। अब अगर इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 4 बटे 2, 2 दूनी 4, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 6। मर्जी आपकी है, अगर आप सेट करके लगाना चाहते हैं तो तरीका ये है, अगर आप फार्मूले बेस्ड पे जाना चाहते हैं तो फार्मूला ये है। बस आपको याद ये रखना है कि जो भी डाटा दिया गया है उसको आपको ए बी और सी मान लेना है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, तृतीय समानुपाती। क्या बोल रहा है, 1/2 और 1.2 और 1.8 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना। ऐसे सवाल की सेटिंग कैसे होती है, 1.2 इज टू 1.8 प्रोपोर्शन 1.8 इज टू x। अब अगर मैं इसको हल करूंगा तो सवाल क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1.8 इंटू 1.8 अपॉन 1.2। इसका दशमलव कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, इसको काटेंगे तो 2 9 18, 0.9 हल करेंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा 2.7। ये तो हो गया सेट करके लगाना। अगर मैं इसी को लगाने की बात करूं फार्मूला बेस्ड पे, ये 1.2 है, ये 1.8 है, इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए,
तो याद रखिएगा कि तृतीय अनुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 1.8, 1.8 इंटू 1.8 अपॉन 1.2, इसका दशमलव कैंसिल, इसका दशमलव कैंसिल करेंगे तो 10 भी कर सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 2 नाई 18, मतलब पूरा मामला हो गया 27/10 और इसको मैं कह सकता हूँ 2.7 और यही आपके सवाल का जवाब है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, तृतीय समानुपाती है। सवाल में थोड़ा सा चेंज है। सवाल में क्या है, अगर इसको लगाने की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज टू एक्स माइनस वाई समानुपाते एक्स माइनस वाई। चूंकि एक्स वाई ले रहे हो आप, इसको मैं ए ले लेता हूं। अब यहां पर क्या रहेगा, यही चीज रहेगा। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, सॉरी उल्टा लिख गया, a इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता ही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये एक्स माइनस वाई कैंसिल, मतलब उत्तर हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये तो इससे हो गया। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है x माइनस वाई। तो जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो कितना होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हल करेंगे तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। x माइनस वाई कैंसिल, बचेगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और यही आपके सवाल का जवाब है। काफी बढ़िया सवाल है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सवाल आपको बोल रहा है 3 और 192 का मध्यानुपाती ज्ञात करें, मध्य समानुपाती ज्ञात करें। इसको कैसे सेट करते हैं, 3 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 192। अब फिर वही अंत पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल यहां से निकालेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 192। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 इंटू 192। जब कभी भी इस तरह का मामला आता है तो सबसे पहला काम आप लोग ये किया करिए कि आप इसको बाहर ले लीजिए। 3 है, एक 3 हमें और मिल जाए तो ये 3 बाहर आ जाएगा। अगर मैं 3 को बाहर लूं तो रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 का अगर मैं भाग दूंगा तो 3 छक्के 18, 3 चौके 12। अब ये 3 बाहर आ गया। 64 का रूट कितना होता है 8, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। यहां पर भी मैं आपको बता दूं, अगर ये 3 और 192 है, फॉर्मूले के रूप में लेंगे तो इसको a और इसको b, तो मध्यानुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √AP। ये फॉर्मूले के रूप में है। अब देखिए मध्यानुपाती अगर आपको निकालना है तो 3 गुणे 192, फिर वही बात, चाहे तो आप इसको कर सकते थे, 3 दूनी 6, 3 27, 3 एक कम 3 और 576 का वर्गमूल कितना होता है 24 और यही आपके सवाल का जवाब है। यहां भी 24 है, यहां भी 24 है। वास्तविकता में सवाल एक ही है, लगाने के तरीके में फर्क है। लगाने के तरीके में फर्क क्या है, वहां पर हम उसको सेट कर रहे हैं और यहां पर हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, a माइनस बी ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी का फिर वही मध्यानुपाती। अब अगर मैं इसकी बात करूं, सेट करने की बात करूं, तो a माइनस बी अनुपाते x समानुपाते ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी अनुपाते x अनुपाते ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी। अब देखिए x की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर a माइनस बी, यहां पे कितना हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी। अब देखिए x की वैल्यू फिर वही रूट। अब यहां पर आप अगर थोड़ा सा गौर से देखें, ए क्यूब और ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ए स्क्वायर को हम बाहर खींच लेते हैं तो यहां पर a माइनस बी तो रहेगा ही,
ए स्क्वायर को अगर मैं बाहर खींच लूंगा तो यहां से बचेगा ए और यहां से बचेगा बी। अब ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी बाहर और ए स्क्वायर का ए भी बाहर। चाहे तो ऐसा दे दीजिए और चाहे तो उत्तर हो सकता है इस फॉर्मेट में दिया गया हो, तो आंसर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी। अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर वैल्यू कितनी है, क्या हो जाएगा, ये मध्यानुपाती बराबर रूट ऑफ ए माइनस बी ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी। अब यहाँ पे आप ए क्यूब ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर को आप कॉमन निकाल लेंगे, वही ए माइनस बी, अंदर बचेगा ए और ए माइनस बी फिर वही ए माइनस बी इंटू कर देंगे तो वही ए स्क्वायर माइनस ए बी, और यही आपके सवाल का जवाब होगा। दोस्तों आज हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो बेसिक सवाल थे, पिछले वीडियो में हमने जिन बातों की चर्चा की थी उससे रिलेटेड कुछ सवालों को आज हमने इसमें शामिल किया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के आगे के जो सवाल है, चाहे वो एज रिलेटेड हो, चाहे वो आय और बेस रिलेटेड हो, और एक बात और, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे मजेदार टॉपिक है एलिगेशन और मिक्सचर। और ये आज की तारीख में लगभग हर एग्जाम में 2 से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। सेम चीज एज, बहुत सारी बुक्स में एज रिलेटेड क्वेश्चंस अलग से पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन केवल 2 टॉपिक से उठते हैं। पहला टॉपिक है एवरेज और दूसरा टॉपिक है रेशियो। एवरेज में एज से रिलेटेड जितने भी सवाल एसएससी में पूछे गए हैं उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब रेशियो में जो एज से रिलेटेड सवाल है उनकी चर्चा, मिक्सचर की चर्चा हम आगे के वीडियोस में करेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको कुछ नई जानकारी देके गया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।